नमस्कार, 4 PM महाराष्ट्र में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। क्या हुआ जब संजय राउत के दावों से हिली सरकार? आखिर क्यों संजय राउत ने अमित शाह और चुनाव आयोग के बीच बहुत बड़ी डील होने की बात कही और दिमागी नक्सलवाद पर पीएम मोदी को क्या क्या सुना डाला है? दोस्तों, एक और जहां शिवसेना पार्टी के नाम और धनुष बाण चुनाव चिन्ह पर अधिकार को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय में उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट के बीच तीखी कानूनी बहस जारी है। इसी बीच शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने दावा किया है कि हमारी पार्टी और उसके चुनाव चिन्ह को सुनियोजित तरीके से बेचा गया है। उन्होंने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में दावा किया है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह और चुनाव आयोग के बीच बहुत ही बड़ी डील हो गई है। वहीं इसी बीच संजय राउत ने पीएम मोदी के दिमागी नक्सल और बीजेपी के संगठन में स्मृति ईरानी के कमबैक को लेकर भी तीखी टिप्पणी की है। तो संजय राउत ने कैसे अमित शाह और चुनाव आयोग के बीच साठगांठ की बात कहकर सनसनी फैला दी है और दिमागी नक्सल पर प्रधानमंत्री मोदी को कैसे घेरा है, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे और समझाएंगे अपने इस स्पेशल रिपोर्ट में। दोस्तों, शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने पार्टी के नाम और धनुष बाण चुनाव चिन्ह को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारत चुनाव आयोग पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। संजय राउत ने बेहद ही गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दबाव में चुनाव आयोग ने उनकी असली पार्टी और चुनाव चिन्ह को 5,000 करोड़ रुपए में एकनाथ शिंदे गुट को बेच दिया है। उन्होंने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में दावा किया कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह और चुनाव आयोग के बीच बहुत बड़ी डील हो गई है। उन्होंने कहा कि इसी डील के तहत हमारी पार्टी और उसके चुनाव चिन्ह को एकनाथ शिंदे को बेचा गया है। ये डील हजारों करोड़ों रुपए में हुई है और राजनीतिक दुर्भावना से ग्रसित होकर की गई है। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने दावा किया है कि उस वक्त लगभग 5,000 करोड़ रुपए की डील हुई थी। ये संविधान के साथ खिलवाड़ है। ये देश की जनता के साथ एक तरह का मजाक है जिसे देश की जनता भली भांति देख रही है। इन लोगों ने कानून और नियमों को तोड़ने का दुस्साहस किया है। इन लोगों ने पूरी व्यवस्था का मजाक बनाकर रख दिया है। वहीं उनका ये बयान अमित शाह तक जरूर पहुंचे, इसलिए उन्होंने अपने बयान को एक्स पर शेयर करते हुए बाकायदा गृह मंत्री अमित शाह को टैग भी किया है। उन्होंने शाह और चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा है, आप इस वीडियो में सुनिए। मैंने बार बार ये कहा है कि हमारे पार्टी और हमारे पार्टी सिंबल को बेचा गया है चुनाव आयोग की तरफ से, अमित शाह की तरफ से। बहुत बड़ा हजारों करोड़ का डील हो गया उस वक्त और हमारी पार्टी और हमारा सिंबल धनुष बाण तीर कमान ये एकनाथ शिंदे को बेच दिया। लगभग 5,000 करोड़ का डील उस वक्त हुआ था। ये बहुत बड़ा पाप किया, संविधान से छेड़छाड़ की, कानून को तोड़ दिया, नियमों को तोड़ दिया। विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर और वहाँ उस वक्त के चुनाव आयुक्त राजेश कुमार और अमित शाह, ये तीनों में डील हो गई और एकनाथ शिंदे को हमारी पार्टी शिवसेना हिंदू हृदय सम्राट जी की और उनका सिंबल धनुष बाण उनको बेच दिया। आपको बता दें कि शिवसेना पार्टी के नाम और धनुष बाण चुनाव चिन्ह पर अधिकार को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय में उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट के बीच तीखी कानूनी बहस जारी है। उद्धव गुट ने निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें शिंदे गुट को असली शिवसेना माना गया था। उद्धव ठाकरे गुट के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी है कि केवल विधायकों की संख्या के आधार पर पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह देना लोकतंत्र के खिलाफ है। उद्धव गुट का आरोप है कि इस तरह के फैसलों से दल बदल कानून कमजोर होता है। दूसरी ओर शिंदे गुट ने पार्टी संगठन और बहुमत का समर्थन करते हुए अपने पक्ष को मजबूत बताया है, जबकि शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत और अन्य नेताओं ने चुनाव आयोग और इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार सवाल उठाए हैं। अदालत में इस मामले की नियमित सुनवाई से महाराष्ट्र की राजनीति में सरगर्मियां बढ़ गई हैं। वहीं आपको बता दें कि संजय राउत जब भी प्रेस के सामने आते हैं तो वो ऐसा बयान जरूर देते हैं जिससे मुंबई से लेकर के दिल्ली तक हलचल तेज हो जाती है। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे भाजपा द्वारा नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों और संगठनात्मक नियुक्तियों की घोषणा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि कौन वापसी कर रहा है और किसे हटाया जा रहा है, ये पार्टी का आंतरिक संगठनात्मक मामला है। दूसरी पार्टी के लोगों के लिए इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। कुछ पुराने नेताओं की वापसी हुई है, जिसमें स्मृति ईरानी और राम माधव शामिल हैं, जबकि विनोद तावड़े संगठन के सबसे अनुभवी लोगों में से एक है। अब देखेंगे कि संगठन आगे कैसे काम करता है। देखिए, बात ऐसे किसका कमबैक होता है, किसको बाहर निकाला जाता है, ये उस पार्टी का एक अंदरूनी मामला होता है, संगठन का।
उस बारे में किसी और पार्टी के लोगों ने बात करना ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है नितिन नवीन जी। नवीन का मतलब मराठी में होता है न्यू। अब नए नए आए हैं तो उनकी नई नई टीम बनेगी। अब वो क्या चमत्कार करते हैं वो देख लेंगे। कुछ पुराने लोग आए हैं, जिसको निकाला था, स्मृति जी को वापस चांस मिला है, राम माधव जी को चांस मिला है, विनोद तावड़े जी हमारे हैं उसमें। सबसे अनुभवी व्यक्ति अगर कोई होगी तो विनोद तावड़े है उसमें। संगठन के बारे में देख लेंगे, संगठन है। वहीं इन दिनों पक्ष और विपक्ष के बीच में दिमागी नक्सल को लेकर के जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। इसको लेकर जब संजय राउत से सवाल किया गया तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसा करारा जवाब दिया है जिससे बीजेपी को मिर्ची लग जाए। संजय राउत ने प्रधानमंत्री के 15 अगस्त को लाल किले से दिए गए दिमागी नक्सल वाले बयान का भी पलटवार किया है। उस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दिमागी नक्सल जिसके दिमाग से आया है या फिर जिसने भी उन्हें ये शब्द लिख कर दिया है, उनके दिमाग के बारे में देश को बहुत चिंता है। उनकी मानसिक स्थिति ठीक है या नहीं ये देखना पड़ेगा। अगर ठीक नहीं है तो उनकी मानसिक स्थिति ठीक करनी पड़ेगी। दिमागी नक्सलवाद एक जिसके दिमाग से आया है, चाहे प्रधानमंत्री हो या प्रधानमंत्री को स्पीच लिखकर देने वाले हो, उनके दिमाग के बारे में देश को बहुत चिंता है। उनका दिमाग ठीक है क्या नहीं वो देखना पड़ेगा। अगर ठीक नहीं है तो उनके दिमाग पर सर्जरी करनी पड़ेगी। इस देश के युवाओं को, पढ़े लिखे लोगों को आप दिमागी नक्सलवाद बोलते हो, ये कहाँ से आता है ये शब्द? कभी कॉकरोच बोलते हो, कभी दिमागी नक्सलवादी बोलते हो, कुछ और क्या बोलते हो। आपका दिमाग ठीक नहीं है। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 80वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से बोलने के लिए खड़े हुए तो उम्मीद की जा रही थी कि वो देश के लिए सिर्फ सकारात्मक बातें ही बोलेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन्होंने इस मंच को भी राजनीतिक मंच की तरह से पेश किया और उसी तरीके से इस्तेमाल किया और दिमागी नक्सल बोलकर एक नया हथियार लॉन्च कर दिया जिससे वो अपने खिलाफ आवाजों को दबा सके। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि हथियार उठाने वाले नक्सलियों से निपट लिया गया है, लेकिन अब देश को दिमागी नक्सलियों से सतर्क रहने और उन्हें अलग थलग करने की जरूरत है। आप भी सुनिए। रहने की जरूरत है। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं। समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। अब देखिए, जैसे ही पीएम मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल किया, विपक्ष ने इसे असहमति को दबाने की कोशिश करा दिया। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि सरकार आलोचकों, बुद्धिजीवियों और विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए नए नए राजनीतिक लेबल गढ़ रही है। विपक्षी दल ही नहीं बल्कि कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और पत्रकारों ने भी इसको लेकर के विरोध जताया है। सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगा है कि क्या पीएम मोदी उन सभी जेनजी बच्चों को दिमागी नक्सल बता रहे हैं जिनको वो कुछ हफ्ते पहले रील बना करके फ्रेंड्स बोल रहे थे। तो दोस्तों, सवाल अब सिर्फ संजय राउत के आरोपों का नहीं है, सवाल उस पूरी व्यवस्था पर है जिस पर देश की जनता का भरोसा टिका हुआ है। अगर चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर हजारों करोड़ की डील के आरोप लगते हैं तो इन आरोपों की निष्पक्ष जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? आखिर लोकतंत्र में पार्टियां और चुनाव चिन्ह जनता की ताकत से तय होता है, न कि सत्ता के दबाव और सौदेबाजी से। वहीं दिमागी नक्सल जैसे शब्दों ने भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सरकार से सवाल पूछना, बेरोजगारी और महंगाई पर आवाज उठाना या लोकतंत्र की संस्थाओं पर सवाल करना अब देश विरोधी माना जाएगा?
इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर खबर पसंद आई हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।